नैरेटिव्स विद आमिराना में आज बारी है मंडे पॉलिटिक्स की। हर तरफ 27वीं आईनी तरमीम के चर्चे हैं और इसके ऊपर बहुत सारी तनकीद हो रही है, ख़ास तौर के ऊपर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के ऊपर कि आज मिसाक जमहूरियत जो है वो दफन हो गया। इसके ऊपर ज़ाहिर है कि ये बहस जारी रहेगी और इसके तीन मेजर पहलू थे। एक तो जुडिशरी के हवाले से था, इसके फिर एक पॉलिटिकल जो इम्प्लिकेशंस थी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग के हवाले से था। अब जाहिर है कि इसमें जो सबसे ज़्यादा बहस हो रही है इसके जो जुडिशल पहलू के ऊपर हो रही है और फिर फील्ड मार्शल के ओहदे को ताहयात कर देने के हवाले से हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़रूरत है इसको, जो आजकल की जो बदलती हुई सूरत हाल है जियो स्ट्रेटेजिक और डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, उसमें भी देखने की ज़रूरत है। और ये पहलू हमारी जो है मेन स्ट्रीम बहस से मिसिंग है। तो हमने सोचा क्यों ना आज इसके ऊपर ख़ास तौर पे बात की जाए, और इसका एक वो सियासी पहलू जो मियाँ नवाज शरीफ के सियासी विजन से मुतल्लिक है, उस पे हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे कि वो कैसे मियाँ नवाज शरीफ की शिकस्त है ये 27वीं आईनी तरमीम और ये बदलता हुआ जियो स्ट्रेटेजिक मंजरनामा पाकिस्तान और इंडिया का। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डिफेंस के हवाले से। ज़ाहिर है जो इसमें सबसे अहम जो एक अमेंडमेंट है वो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा क्रिएट किया गया है। ज़ाहिर है कि वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के पास जाएगा और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का जो ओहदा ख़त्म कर दिया गया। इसके ऊपर ज़ाहिर है कि जो तनकीद है वो दो हवालों से है कि इससे जो है एयरफोर्स और नेवी जो है वो उनका जो इंस्टीट्यूशनल इम्बैलेंस क्रिएट होगा और पोटेंशियल डिज़ास्टर को दावत दी जाए को दावत दी गई है इसमें। और वो जो एक वो हारमनी कायम की गई थी मुख्तलिफ इदारों के दौरान, और ख़ास तौर के ऊपर सिविलियन ओवरसाइट रही है मिलिट्री के ऊपर, वो इसके अंदर बिल्कुल जो है डिस्टर्ब हो गई है। ये इसके अंदर जो है सबसे बड़ा क्रिटिकार है। और इसमें जो सबसे बेहतर रिपोर्टिंग पाकिस्तान में हुई वो तो कल हुई थी रोज़नामा डॉन में सैयद बाकिर सजाद की ख़बर थी, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, मिलिट्री के लोग हैं, शेरी मज़ारी जो हैं ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर थी, उनके हवाले से उन्होंने उसका बड़ा दिलचस्प अंदाज में पूरी ख़बर हमारे सामने लेके आए, इसके पहलू लेके आए। लेकिन जो एक पहलू इसके अंदर मिसिंग है वो ये कि जो मई में इंडिया और पाकिस्तान का जो स्टैंड ऑफ हुआ, उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन उसके बाद से एकदम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं बड़ी तेज़ी से होना शुरू हो गई। आपके इल्म में है पिछले हफ्ते हमने बात की थी इंडिया के कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन के ऊपर, और ये कि पाकिस्तान भी उस पूरे नए डॉक्ट्रिन की तरफ कैसे जा रहा है कि उसको मल्टी फ्रंट की जंगें उसके सामने अब है। उसको अफ़गानिस्तान का महाज भी है और जो है इंडिया के महाज पे भी है। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि वो जो ऑपरेशन सिंदूर इंडियन जो फ़ौज कह रही है, उनके ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि पास हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर अभी तैयार है। तो अभी पूरा ये रीजन जो खित्ता है उसमें जंग के बादल छटे नहीं हैं, उसमें एक वक्फ़ा है। और इस वक्फ़े के दौरान जो है दोनों अतराफ जो हैं कोशिश कर रही हैं कि दो पहलुओं के ऊपर जो है अपनी रीस्ट्रक्चरिंग की जाए। एक तो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर की जाए और टैक्टिकल जो लेवल के ऊपर की जाए। और उसमें ये इस तरह की जो कमांड की तब्दीलियां जो हैं इंडिया में भी हो रही हैं और ज़ेर बहस हैं। और आपके इल्म के अंदर होगा फॉर्मर आर्मी चीफ की जो उनको एक फोर्ट का सरबराह बनाया गया था, तो वहाँ पे कितना क्रिटिसिज्म हुआ था। तो उससे हट के ये एक पूरी रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी वो ये थी कि इस साल अगस्त के अंदर जो है वो पाकिस्तान रॉकेट फोर्स का ऐलान किया गया था। और पाकिस्तान रॉकेट फोर्स बुनियादी तौर पे है क्या, वो हमने बात की थी पिछले हफ्ते। और ये उस जो हमारा जो मल्टी डायमेंशनल जो वॉरफेयर है, अगर ये ज़रूरत पेश आती है तो उसमें इसका कितना कलीदी किरदार होगा।
और लेकिन ख़ास तौर के ऊपर इंडिया के हवाले से तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि ये एक सेंट्रलाइज जो है कमांड चाहिए जिस तरीके की वॉरफेयर चेंज हो रही है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो रॉकेट फोर्स बनी थी वो बुनियादी तौर के ऊपर वो थी कि न्यूक्लियर मिसाइल कमांड स्ट्रक्चर को उससे अलहदा कर दिया गया था। लेकिन अभी जो तब्दीली की गई है और CDF चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा क्रिएट किया गया है, तो अब ये गालिबन क्या यकीनन ऐसे लगता है कि ये इम्कान है कि ये भी उसी ऑफिस के अंडर आएगी। इंडिया में भी ऐसी कोशिशें हो रही हैं कि उसको उनकी तो इसी तरह का स्ट्रक्चर जो है उसको कंसोलिडेट किया जाए। और उसमें उसकी बुनियादी वजह ये है कि अभी दुनिया में वॉरफेयर जो है वो बिल्कुल तब्दील होती जा रही है। एक टर्म आप सुन रहे होंगे मुसलसल, उसका नाम है सीमा, यानी साइबर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज़ की एक डोमेन है। और ये जो बैटल प्लेसेस का एक पूरा एक मंजरनामे में एक ऐसा कंपोनेंट है जिसने पूरी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट जो है तब्दील कर दी है। और इसने ताकत का तवाज़ुन तब्दील कर दिया। अब जो है फ़िज़िकल स्पेसेस, अब मिलिट्रीज़ जो हैं वो जो जियोग्राफी की जंग से ज़्यादा जो है वो साइबर स्पेसेस के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी कि आप जो वहाँ से साइबर पूरी की पूरा जो आपकी एयरफोर्स है, मिसाइल कैपेबिलिटीज़ है, ड्रोन कैपेबिलिटीज़ हैं, और आपकी जो साइबर के साथ जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं। आपने अभी पाकिस्तान ने ये श्रीनगर के अंदर किया भी था। तो पूरे निज़ाम को वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी के उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को उन्होंने मफलूज किया था। तो उसमें चेंज हो गया और पाकिस्तान ने कि उसमें जो इंडिया के मुकाबले के अंदर हैसियत है वो उसने उसके फ़र्क को कम करने के अंदर उसको मदद दी है। तो अब इसके अंदर है ये कि अब इसमें एक नए स्ट्रक्चर की ज़रूरत है। पहले होता ये था कि इंडिया और पाकिस्तान का जो कन्वेंशन फ्रेमवर्क है उसमें जो तीन फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वो अलग अलग तो थी और उनका कोऑर्डिनेशन के साथ जो स्ट्रेटजिक लेवल के ऊपर वो जो है जंगों की प्लानिंग और एक्सरसाइजेस और डिसीजन मेकिंग का एक मैकेनिज़्म था। अब उसके ऊपर अमल क्या कितना होता था वो उससे हम उससे बात नहीं से हट के बात कर रहे हैं कि एक पूरा स्ट्रक्चर उस तरीके से उसमें इवॉल्व हुआ था। लेकिन अभी जो है वो स्ट्रेटजिक का रोल जो है बुनियादी तौर के ऊपर वो मिलिट्रीज़ के पास आ रहा है, और जो ऑपरेशन रोल है वो एयर फोर्सेस के पास जा रहा है। तो अभी जो नया स्ट्रक्चर इंडिया के अंदर प्रपोज हो रहा है और जो पाकिस्तान के अंदर जिसकी बात हो रही है वो यही है कि एयरफोर्स लीड करेंगी अब। लेकिन चूंकि पूरा मिसाइल प्रोग्राम है, इसके तीन कंपोनेंट इसके अंदर बड़े ज़ाहिर के इम्पोर्टेंट होंगे। स्ट्रेटेजिक तो वो हो गया कि आप जो है स्ट्रेटजाइज करें कि जंग को लड़ना कैसे है। इसमें इंडिया के अंदर तो जाहिर है कि वहाँ की सिविलियन लीडरशिप फुली ऑन बोर्ड होती है, प्लानिंग का हिस्सा होती है, और बल्कि डिसीजन मेकिंग कर रही होती है। और टैक्टिकल लेवल वो है जिसमें आप जंग लड़ रहे होते हैं, मुख्तलिफ फोर्सेस जो लड़ रही होती हैं। अब चूंकि ये इसमें सीमा का जो कंपोनेंट है, साइबर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज़ और फिर ड्रोन्स का, और फिर जो है ये पूरी अब एयरफोर्स की जंग बन गई है, तो उसके अंदर एक ऐसी कमांड चाहिए जिसको जो सारे जो पहलू हैं उनको देख रही हो, और ऑपरेशन टैक्टिकल लेवल के ऊपर एयरफोर्स जो है वो लीड कर रही होगी, और स्ट्रेटजिक लेवल के ऊपर पाकिस्तान में आर्मी उसको लीड कर रही होगी। तो ये तो हम ने एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर उसमें बात की है। और ये कि ये ऑपरेशन संदूर की जो बात हो रही है, ये जो डीप स्ट्राइक का कॉन्सेप्ट जो है इंडिया ने जो है उसको एकदम से उसको इंट्रोड्यूस किया। और उसमें सब उसका मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान की तरफ के साथ इंडिया की लड़ाई होती है तो पाकिस्तान के हर चप्पे के ऊपर वो बिल्कुल डीप पाकिस्तान के अंदर आके वो स्ट्राइक करने हासिल करने की जो
कैपेबिलिटी है, उसके हवाले से वो बात हो रही है। और उसको काउंटर करने के लिए जो है पाकिस्तान ने बहुत सारी चीज़ें की है इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर, लेकिन उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल पहलू था जिसमें ये फोर्स कायम की गई। अब इसको आप देख सकते हैं एक ख़ास तनाजुर के अंदर कि पाकिस्तान का जो तनाजुर है उसमें ये चेंजेस अगर एक अच्छे जमहूरी माहौल के अंदर हो रही होती, और अगर इसके ऊपर बातचीत हो रही होती मीडिया में कि इंडिया की कैपेबिलिटीज़ कैसे बढ़ी हैं, उनके जो स्ट्रेटजिक डिज़ाइन के अंदर कैसे तब्दीली आ रही है, उनकी अप्रोचेस कैसे चेंज हो रही हैं, दुनिया में कैसे चेंज हो रही है, अभी रशिया ने यूक्रेन की जो जंग है उसमें किस तरीके से अब डाइवर्सिफाई किया है, नई और पुरानी कन्वेंशन अप्रोचेस को के साथ जो है उन्होंने सिंक्रोनाइजेशंस कर रहे हैं। तो फिर ज़ाहिर है कि ये डिबेट्स होती, और उसके मुताबिक जो है एक बड़ा हेल्दी तरीके से ये लेजिस्लेशन भी हो रही होती और ये चेंजेस भी हो रही होती इंस्टीट्यूशंस के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि यहाँ पे सिविल मिलिट्री का जो इम्बैलेंस है वो तो अब वो उस डिबेट से, उस डोमेन से भी निकल चुका हुआ है। बल्कि अब तो हाइब्रिड निज़ाम जो है वो मुकम्मल जो है वो इस वक्त जो है हमारे सिक्योरिटी इदारों के पास है। हम किसी दिन इस पे बात करेंगे कि ये सिक्योरिटी इदारे हमारी सिविलियन हुकूमतों के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर क्यों एतमाद नहीं करते, और ये कंट्रोल करने का और सेंट्रलाइज करने का चीज़ों का, इसके पीछे इनका पूरा केस मुकदमा क्या है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है माइंडसेट को समझने के लिए। लेकिन ये काम हो रहा है, और ये जमहूरी माशरों के अंदर, और ये अगरचे इदारों ने जमहूरी अंदाज से करने की कोशिश की, आइनवी तरमीम के ज़रिए लाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ये उस डिबेट से नेशनल असम्बली की, सेनेट की जो डिफेंस कमेटीज़ हैं सिक्योरिटी के मुतलका, वहाँ पे भी नहीं हुआ। और ये लेजिस्लेशन जो है जैसे 26वीं तरमीम में हुआ था, या उससे पहले भी कई तरमीम ऐसी हुई कि बाला बाला ही जो है वो चीज़ें होती हैं और पार्लियामेंट को रबड़ स्टम्प के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला जो रवैया है ये कमज़ोरी की अलामत है, और जो मजबूती पाकिस्तान को चाहिए ये उस मजबूती में इजाफा नहीं करती, उसमें ये कमी करती है। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का एक बैरूनी महाज है, एक अंदरूनी महाज है। बैरूनी महाज के ऊपर पाकिस्तान ने ख़ासा गेन किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो अंदरूनी महाज है वो ख़ासा क्रिटिकल है। लगता है ऐसे है कि इस तरमीम से वो पूरा माइंडसेट जो है इस्टेब्लिशमेंट का, सिक्योरिटी इदारों का आया कि आप दोनों चीज़ों को एक ही साथ लेके चलते हैं। ये जो जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से चीज़ें इसके अंदर हुई हैं 27वीं तरमीम के अंदर, और बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड और दीगर डोमेन्स की, वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि ये दोनों चीज़ों को साथ लेके कंट्रोल करके चलना चाहता है ये इंस्टीट्यूशन। ये बात है जिसके ऊपर पूरी की पूरी डिबेट होनी चाहिए कि ये हो क्यों रहा, और ये इससे कमज़ोरियाँ जो हैं वो दूर नहीं हो रही। ये हम इसको एक मर्तबा फिर इस बात को कर रहे हैं। लेकिन ये डिबेट चलती रहेगी, होती रहेगी। मायूस कुन लम्हा है ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग, बहुत तनकीद हो रही है, हम उसको दोहराएंगे नहीं, ना हम उसको उस तरीके से हम गाली देने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तान में जो जमहूरियत जो है वो हाइब्रिड के दर्जे से भी कई दर्जे गिर चुकी हुई है। देखेंगे कि जो डेमोक्रेसी का इंटरनेशनल इंडेक्स है और फ्रेजाइल स्टेट्स के इंडेक्स हैं, वो पाकिस्तान को अगली रेटिंग के अंदर कहाँ पे इसको गेज करेंगे, कैसे गेज करेंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन ये जो पूरी जो 27वीं तरमीम है, हमने कहा था कि ये मियाँ नवाज शरीफ की जो सबसे बड़ी शिकस्त है। मियाँ नवाज शरीफ का विज़न जो था इस खित्ते में, अमन का विज़न था, इंडिया के साथ दोस्ती का विज़न था। वाजपेयी को जो बुलाया गया, उसके बाद करगिल हुआ, वो अलहदा से एक सिलसिला है। फिर जब बालाकोट हुआ, पाकिस्तान ने जो है वो ऑफ़र किया था मियाँ साहब ने के ताउन करेंगे। हमारे पुलिस के ऑफिसर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए गए भी थे, बार बार वो बात करते रहे। मोदी जो हैं और रायवेंड भी आए, तो बार बार उनके जो पुराने इंटरव्यूज़ हैं
ये जो आखिरी इलेक्शन से पहले जिसमें उनकी पूरी सियासत ही जो है वो चेंज हो गई है, तो वो उसकी शिकस्त है ये 27वीं आईनी तरमीम। और पूरा जो हमारी रियासत का जो डिज़ाइन और मिजाज जो 2017-18 तक इंटैक्ट था, कहीं ना कहीं पे बैलेंस था, कहीं ना कहीं पे सियासी कुव्वतें सर्ड करती थी। अभी इमरान खान ने सर्ड किया, वो जाके ख़त्म हो गया है। और सियासी कुव्वतों का व्यू पाकिस्तान में हमेशा डिफरेंट रहा है मिलिट्री से, अभी की नहीं जो हालिया गवर्नमेंट है, कि हमें हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, अमन होना चाहिए। और लेकिन ये अब उसकी स्पेस कम होती जा रही। उसका नुकसान क्या होगा इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान को? अब ज़ाहिर है कि इंडिया के अंदर जो बीजेपी की, मोदी की जो हुकूमत है, वो पूरा उसका कंट्रोल है मिलिट्री सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के ऊपर। और वो उनका जो स्ट्रेटजिक लेवल है डिसीजन मेकिंग का, वहाँ पे कोहेरेंस है। ज़ाहिर है कि आर्गूमेंट है वहाँ पे भी, तनकीद भी है, लेकिन वो कोहेरेंस है। और वो पूरा रिप्रेजेंट करता है एक रिजॉल्व, एक नेशन का रिजॉल्व जो है वो इंडिया में रिफ्लेक्ट करता है। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो, अभी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ उनका रवैया जैसे हमने देखा है तब्दील हो रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर ये इस तरह का मैकेनिज़्म नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर अगर सियासी लीडरशिप होती, तो गालिब इम्कान यही था कि इंडिया की तरफ से भी जो है दबाव जो है वो हमारा बॉर्डर्स के ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर कम रहते हैं, क्योंकि सियासी कुव्वतों से बहरहाल इंडिया के अंदर एक उम्मीद रहती है कि बात हो सकती है और बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अभी ऐसे हालात नहीं हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, वो मुकम्मल तौर पे हारमोनाइज हैं सिक्योरिटी के इदारों के साथ। और इस वक्त पाकिस्तान में कोई बात करने वाला नहीं है। लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे का अक्स बन गए हैं, एक दूसरे के सामने हैं। और वहाँ पे कोई भी अमन की बात करने वाला और उस स्ट्रेटजिक लेवल के ऊपर डिस्कशन करने वाला कोई नहीं है, जो वॉर के अंदर भी मुज़ाकरात का पहलू को देख सके, क्योंकि ये भी जंग के का हिस्सा ही होता है स्ट्रेटजी का, और डिप्लोमेसी का भी, और बैक चैनल्स का भी, अपने दुश्मन के साथ भी। तो वो कंपोनेंट पाकिस्तान का जो है स्ट्रेटजिक लेवल के ऊपर कमज़ोर हो जाएगा सियासी क़ुव्वतों के कमज़ोर होने से। और यही शिकस्त है मियाँ नवाज शरीफ के विजन की, जो उनके सामने हुआ, जो उनके भाई ने किया। और शायद उनकी अपनी आशीर्वाद थी, शायद वो इतने मायूस हैं कि उनको लगता ही नहीं कि इस खित्ते में कभी अमन आ भी सकेगा। ये था आज का मंडे पॉलिटिक्स। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।